नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मतों का मंथन में। मैं संजय मिश्र। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम 6 मई को होने वाले झारखंड की 4 सीटों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि रांची, खूंटी, हजारीबाग और कोडरमा में चुनाव होने जा रहे हैं। अपने खास मेहमानों के साथ विश्लेषण के जरिए हम पड़ताल करेंगे कि इन चारों जगहों पर जमीनी हकीकत आखिर क्या है, किस पार्टी या प्रत्याशी का पलड़ा भारी है। इतिहास के झरोखों से हम इन सीटों का मिजाज भी समझेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम आपको उनका परिचय करवा दें। हमारे साथ रांची स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्र जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आरपी गोप हमसे जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ रांची से ब्यूरो चीफ नवीन कुमार जुड़ चुके हैं। नवीन, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले रांची लोकसभा सीट के बारे में जान लेते हैं कि वो सीट क्या कहती है, जहां राम टहल चौधरी बीजेपी से हटकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। सरायकेला, खरसावां और रांची जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर ये बनाया गया है रांची लोकसभा सीट। झारखंड का तीसरा सबसे प्रसिद्ध शहर, जो राज्य की राजधानी भी है, इसे झरनों का शहर भी कहा जाता है। गोंडा हिल और रॉक गार्डन, मछली घर, बिरसा जैविक उद्यान, टैगोर हिल, मैक्लुस्कीगंज और आदिवासी संग्रहालय इसके प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। यहां अक्सर कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखी गई है। बीजेपी ने इस बार यहां से संजय सेठ को मैदान में उतारा है। ये राजनीति के नए खिलाड़ी हैं। राज्य खादी बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय पर अपना दांव खेला है। जैसा कि हमने बताया कि ये 1989 में जनता दल से भी जीत चुके हैं। इसके बाद कांग्रेस के टिकट पर वे 2004-2009 का चुनाव बाजी मार चुके हैं। बीजेपी के टिकट पर राम टहल चौधरी चौथी बार लगातार 1991, 1996, 1998, 1999 और 2014 का चुनाव जीत चुके हैं। इस बार पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया तो बागी तेवर इन्होंने अपना लिया और अपनी जाति कुर्मी वोटरों के दम पर मैदान में वो उतरे हुए हैं। इनके मैदान में होने से मुकाबला त्रिकोणीय जरूर हो गया है। रांची लोकसभा सीट के अंतर्गत ईचागढ़, सिल्ली, खिजड़ी, रांची, हटिया और कनके विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें कनके अनुसूचित जाति और खिजड़ी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 2009 के चुनाव में सुबोधकांत सहाय ने बीजेपी के राम टहल चौधरी को हराया था, तो 2014 के चुनाव में राम टहल चौधरी ने करीब 2 लाख मतों से सुबोधकांत सहाय को मात दी थी। तीसरे नंबर पर एजेएसयू के सुदेश कुमार महतो रहे थे, जबकि चौथे नंबर पर जेएमएम के अमिताभ चौधरी रहे थे। अब बात करते हैं खूंटी लोकसभा सीट की। खूंटी लोकसभा सीट मुख्य रूप से मुंडा जनजातियों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि छोटानागपुर के राजा मदरा मुंडा के बेटे सेतिया के 8 पुत्र थे। उन्होंने ही एक खुंटकटी गांव की स्थापना की, जिसे उन्होंने खूंटी नाम दिया, जो बाद में खूंटी हो गया। यह क्षेत्र क्रांतिकारी नायक बिरसा मुंडा के लिए भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में अंगराबारी का शिव मंदिर धार्मिक रूप से बेहद लोकप्रिय स्थल है। महाशिवरात्रि और सावन माह में यहां पूरे देश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। इस सीट की पहचान कड़िया मुंडा से थी, जिन्हें इस बार अधिक उम्र होने के कारण टिकट नहीं मिला। उनकी जगह पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। 2014 में तीसरे नंबर पर कांग्रेस के कालीचरण मुंडा को 1,47,000 वोट मिले थे, इसलिए पार्टी ने एक बार फिर उन पर किस्मत आजमाई है। 2009 में यहां बीजेपी के करिया मुंडा ने कांग्रेस के नियल तिर्की को हराया था, जबकि 2014 में बीजेपी के करिया मुंडा ने जेकेपी के एनोस एक्का को हराया था। करिया मुंडा को 2,69,000 वोट मिले थे, जबकि एनोस एक्का को 1,76,000 वोट प्राप्त हुए थे। जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि तीसरे नंबर पर कांग्रेस के कालीचरण मुंडा को 1,47,000 मत प्राप्त हुए थे। ये रांची और खूंटी लोकसभा की तस्वीर है, जो अब तक 2014 तक के नतीजे रहे और जो वहां के अपने मिजाज रहे। हमारे साथ इस वक्त रांची में हमारे मेहमान मौजूद हैं। चंदन मिश्र जी, क्या लगता है इस बार रांची लोकसभा सीट कितना दिलचस्प होने जा रहा है, और खूंटी जहां की आमने सामने मुकाबला है,
क्या लगता है? बिल्कुल आपने सही बात कही है कि ये इस बार जो चुनाव का मुकाबला रांची लोकसभा में है वह बिल्कुल त्रिकोणात्मक है। आपने इसका विस्तार से वर्णन भी किया है। और इस बार रामटहल चौधरी का बागी होना है तो निर्दलीय, लेकिन कह सकते हैं कि भाजपा के बागी हैं। और बागी होना इस बार ये सरदर्द पैदा करेगा भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी संजय सेठ हैं उनके लिए। ये मुकाबला पिछले कई वर्षों से आप देखेंगे, कई चुनावों से, तो हालांकि त्रिकोणात्मक पिछली बार भी बनाने की कोशिश हुई थी। सुदेश महतो लड़े थे अपनी पार्टी से आजसू से 2014 के चुनाव में, लेकिन रामटहल चौधरी थोड़ा भारी पड़ते हैं उनसे और बागी हैं। और इनके साथ एक बहुत बड़ा समूह जो है वोटरों का, इनकी जाति बिरादरी का, वो इनके साथ कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ रहा लगातार। ये 5 बार के सांसद रह चुके हैं। थोड़ा कहते हैं ना, भावनात्मक रूप से जुड़ाव जो हो जाता है तो उसका लाभ हानि जो भी हो ये तो बाद में दिखाई पड़ेगा। लेकिन इस रोचक मुकाबला इसलिए भी मैं मानता हूं कि ये 3 त्रिकोणात्मक इन्होंने बना दिया है। ये लड़ाई सीधी होती, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई होती, लेकिन चौधरी जी ने इस पूरी लड़ाई को त्रिकोणात्मक बना के बड़ा रोचक बना दिया है। तो हो सकता है कि अब तो 2 दिन 1 दिन रह गया चुनाव प्रचार का, कल आखिरी दिन है। जो भी तस्वीर बननी थी वो बन चुकी है। अब हमें देखना होगा कि 6 तारीख को जो अगर वातावरण साफ रहे, मौसम ठीक रहे, तो मतों का जो कहते हैं ना ध्रुवीकरण होना या मतों का गिरना आना सपक्ष पक्ष में विपक्ष में, ये चीजें स्पष्ट कर देंगी कि ये मुकाबला किस तरह का होने जा रहा है। डॉक्टर गोप, क्या लगता है आपको, रांची में रामटहल चौधरी के बागी तेवर अपनाने के बाद क्या वाकई बीजेपी के लिए कठिनाइयां ज्यादा होंगी, या कई बार सांसद रह चुके रामटहल चौधरी के खिलाफ इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम कर रहा होगा? देखिए, चौधरी जी ने लोकप्रिय सांसद रहे और इनका जातीय आधार भी लगभग अब मजबूत रहा है और कुर्मी वोटर की संख्या लगभग 5 लाख के बराबर है, जिसके बलबूते उन्होंने भाजपा से बागी तेवर अपनाते हुए अपने वोटर पर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में खड़ा रहना और अड़ा रहना, दोनों ही रूप से इन्होंने ये चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए और ये चुनाव मैदान में अभी तक हैं। इसका मतलब है कि इनको अपने वोटरों पर फर्म फेथ है, विश्वास है और ये निश्चित तौर पर रांची लोकसभा जो चुनाव है उसको त्रिकोणीय मुकाबला में तब्दील करने का इन्होंने काम किया है और इससे बीजेपी को ही घाटा होगा। बीजेपी नेतृत्व को इनको बैठाना चाहिए था, इनसे मिलना चाहिए था, या अथवा इनके सलाह से किसी भी उम्मीदवार को खड़ा करना चाहिए था जिसका रामटहल चौधरी जी का समर्थन प्राप्त होता, तो इससे बीजेपी को फायदा होता। यहाँ ये मुकाबला दिलचस्प है और यहाँ पर जो प्रतिष्ठित सीट है रांची जो राजधानी है, लग रहा है कि काफी दिलचस्प मुकाबला होगा और वोटों की गिनती तो अब 23 मई को होगी। नवीन, क्या लगता है, क्योंकि कई तरह के एंगल्स हैं वहां पर, ये बात सही है कि कुर्मी मतदाताओं के दम पर रामटहल चौधरी ने एक बार फिर अपना दावा ठोका और पार्टी सिंबल ही ना सही निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने चुनौतियां थोड़ी बढ़ा दी हैं। उधर दूसरी तरफ सुबोधकांत सहाय हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और वो बाजी जीत भी चुके हैं। ऐसा भी उदाहरण देखने को मिला है रांची से, हारे भी हैं जीते भी हैं। तो सुबोधकांत सहाय कितना टफ बना रहे हैं और कांग्रेस कितना अपने आप को मजबूती वहां दिखा पाने में सक्षम नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सुबोधकांत नवीन, ये सवाल नवीन से मैंने किया है। ये मजे हुए, मैं आपको रोक रहा हूं, नवीन से मैंने ये सवाल किया है। नवीन, आप बताएं। जी, अपना प्रश्न दोहराएं। बहुत सीधा सवाल है, सुबोधकांत सहाय कितना मजबूती से अपनी दावेदारी को वहां दिखा पा रहे हैं, जता पा रहे हैं? आप लोग पास क्या इनपुट आ रहा है?
जी देखिए, सबसे पहले बात हम करें रांची सीट की, तो काफी प्रतिष्ठा की सीट बन चुकी है बीजेपी के लिए, क्योंकि एक और उन्होंने सबसे पहले रामटहल चौधरी को किनार करके संजय सेठ को टिकट दिया। लेकिन जहां तक टिकट वितरण की बात है, टिकट वितरण में काफी देरी हुई। सुबोध कांत सहाय काफी बढ़त ले चुके थे। और सुबोध कांत सहाय की मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि 2014 के चुनाव हारने के वेरी नेक्स्ट डे के बाद से ही वो लगातार अपने क्षेत्र में बने हुए हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आज तक की जो स्थिति है, उनकी स्थिति काफी मजबूत बनाई जा रही है। और हम भले ही चांद पे जाने की बात करते हैं, लेकिन जब भी चुनाव का वक्त आता है तो जातीय या फिर धार्मिक जो समीकरण वो तलाशे जाने शुरू हो जाते हैं। और उसमें सीधी सी बात है, ईसाई मतदाता हो या फिर अल्पसंख्यक मुस्लिम मतदाता हो, एक तरफा वोट जो है वो सुबोध कांत सहाय पर पड़ता है। अगर हिंदू वोट पर वो सेंधमारी करने में सफल हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो फिलहाल तक अगर देखा जाए तो इस प्रतिष्ठित सीट पे सुबोध कांत सहाय प्राय आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। जितने भी जो स्टार प्रचारक हैं, पहले दौर के जो चुनाव हुए थे झारखंड में, जो पलामू, चतरा, लोहरदगा में, वहां पर कांग्रेस के एक भी स्टार प्रचारक कहीं दिखाई नहीं देते। लेकिन इस बार अगर हम बात करें अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा हो या फिर सिद्धू हो, अनिल शास्त्री जो कि लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हो, या फिर खुद राहुल गांधी की अगर बात करें, तो चारों जो स्टार प्रचारक है वो इस दौर के चुनाव में यहां पर आ चुके हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने कितनी प्रतिष्ठा की सीट इन तमाम जो इन क्षेत्रों को बना रखा है। रांची के सीट में फिलहाल जो है कहीं न कहीं सुबोध कांत सहाय बढ़त बनाए हुए हैं, यह कहा जा सकता है। लेकिन नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो वहां से रोड शो किए थे, और ऐसे में क्या बीजेपी के लिए कुछ ऑक्सीजन नहीं मिला होगा? नहीं किया जा सकता। नवीन, हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, अभी आवाज आ रही है। तो जरा मेरी आवाज को गौर से सुनिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस रोड शो के बाद बीजेपी को ऑक्सीजन नहीं मिला होगा? जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने यहां रोड शो किया था, वो सिर्फ रांची के लिए नहीं था बल्कि पूरे 14 लोकसभा क्षेत्र के लिए था। निश्चित रूप से एक ऑक्सीजन की तरह था। लेकिन प्रतिष्ठा की सीट, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रतिष्ठा की सीट यही है कि जहां जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अभी तक बना है वहां पर अमित शाह का कार्यक्रम नहीं बना है। लेकिन रांची एक ऐसी सीट है जहां पर अमित शाह का भी कार्यक्रम बना था। यह अलग चीज है कि मौसम की खराबी के चलते अब से थोड़ी देर पहले उनका सारे प्रोग्राम कैंसिल हो चुके हैं। लेकिन आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रतिष्ठा का सीट है। नाच का सवाल है बीजेपी के लिए। मुख्यमंत्री जो है रघुवर दास खुद लगे हुए हैं, प्राय प्रत्येक दिन कोई न कहीं उनकी सभाएं होती हैं। लेकिन जहां तक मोदी की बात करेंगे, निश्चित रूप से एक ऑक्सीजन का काम करेगा। लेकिन कितना वो वोट को कन्वर्ट करने में सफल हो पाता है, क्योंकि रामटहल चौधरी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जितने भी वो वोट काटेंगे वो कहीं न कहीं बीजेपी के ही वोट काटेंगे। अब कितना वो वोट काटते हैं, चुनाव के परिणाम पर काफी कुछ असर इस पर भी दिखाई देगा। ठीक, चंदन जी, क्या खूंटी क्या कहती है? क्योंकि पहली बार अर्जुन मुंडा वहां से किस्मत आजमा रहे हैं करिया मुंडा की जगह, और उनके सामने खड़े हैं कांग्रेस के कालीचरण मुंडा। तो ऐसे में आमने सामने का मुकाबला है, और अर्जुन मुंडा के लिए वो कितना कठिन है, क्योंकि वहां से कभी वो चुनाव नहीं लड़े लोकसभा। चंदन जी, आपकी आवाज नहीं हम तक पहुंच। सभा क्षेत्र है जी, है ना, वो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र है। उसके अलावा खूंटी में पहली बार वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसमें एक चीज आप गौर करेंगे कि जब टिकट की घोषणा हुई थी और करिया मुंडा जी को जब बताया गया था कि आप चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, तो करिया जी ने एक बात कही थी कि मेरा उत्तराधिकारी जो पार्टी ने चुना है, राजनीतिक उत्तराधिकारी, बिल्कुल सही चुना है। तो एक तो करिया मुंडा जी का आशीर्वाद है। लेकिन चूंकि आमने सामने की लड़ाई है, कोई कहीं त्रिकोणात्मक लड़ाई नहीं है, कोई और दल प्रभावी नहीं है, इस परिस्थिति में आज वहां दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला है। अगर जितने प्रभावशाली अर्जुन मुंडा भारतीय जनता पार्टी है, उससे कम कालीचरण मुंडा नहीं है। ये दोनों के बीच में जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। और अब उसमें प्रश्न ये है कि जो इनके गठबंधन के साथी हैं, यहां पर मैं एक चीज और बता दूं, रांची की चर्चा पहले हो रही थी, तो रांची में महागठबंधन का भी बहुत अच्छा प्रयास देखा गया है। वही चीज वहां भी देखा जा रहा है कि वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के जहां विधायक चुने गए हैं उस कंस्टिट्यूएंसी में, लोकसभा में, वो उनके साथ हैं। एक विधायक नाराजगी की बात बताई जा रही है, वो अंदरूनी क्या हालत है बहुत स्पष्ट नहीं कर सकता। लेकिन वहां लड़ाई कांटे की है, और करिया मुंडा जी के जो उत्तराधिकारी बन रहे हैं लोकसभा के लिए, ये जैसा उन्होंने घोषणा की है, उनके सामने कालीचरण मुंडा बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। और देखिए, मुझे लगता है कि ये दोनों के लिए बहुत आसान सीट नहीं है। वो लगातार
पूरे इलाके में भ्रमण कर रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े इलाके में। और प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम जो है, मुझे लगता है कि अमित शाह जी का कार्यक्रम होना था, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बगल में हुआ, लेकिन अभी क्या वातावरण है यह कल के बाद तस्वीर थोड़ी साफ होगी, क्योंकि अभी तक कोई 19 है या कौन 20 है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। बहरहाल बात करते हैं दो और अलग सीटों की, हजारीबाग और कोडरमा की। हजारीबाग लोकसभा सीट में दो जिलों रामगढ़ और हजारीबाग के कुछ इलाकों में उसे शामिल किया गया है। इस सीट से यशवंत सिन्हा के बेटे और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री जयंत सिन्हा सांसद है। झारखंड के पर्यटक स्थलों में हजारीबाग का एक प्रमुख स्थान है। हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य, कैनेरी पहाड़ी और रजरप्पा यहां का पर्यटक स्थल है। इस बार यहां बीजेपी से फिर जयंत सिन्हा मैदान में हैं। जयंत सिन्हा केंद्रीय मंत्री भी हैं। हजारीबाग में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। कांग्रेस से गोपाल साहू मैदान में है। कांग्रेस यहां गाहे बगाहे जीतती भी रही है। 2014 में भी वो दूसरे नंबर पर थी। कांग्रेस से गोपाल साहू हैं। सीपीआई के भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने चुनावी जंग को त्रिकोणीय जरूर बना दिया है। भुवनेश्वर प्रसाद मेहता 1991-2004 में सीपीआई से यहां सांसद रह चुके हैं। 2009 की बात करें तो बीजेपी के यशवंत सिन्हा जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के सौरभ नारायण सिंह को हराया। 2014 में बीजेपी के जयंत सिन्हा ने कांग्रेस के सौरभ नारायण सिंह को हराया था। जयंत सिन्हा को 4,06,000 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि सौरभ नारायण सिंह को 2,47,000 मत मिले थे। बात यदि कोडरमा लोकसभा सीट की करें तो यह बीजेपी का गढ़ रही है। 1977 से अब तक हुए 11 चुनाव में 5 बार इस सीट पर बीजेपी ने परचम लहराया। इसमें रीतलाल वर्मा का बड़ा योगदान है। मतदाताओं ने यहां अब तक निर्दलीय उम्मीदवार को मौका नहीं दिया है। वर्तमान में यहां बीजेपी के सांसद रविंद्र राय हैं। यहां इस बार कुल 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। कोडरमा में अब तक 2 बार ही कांग्रेस को जीत मिल पाई है, 1984 और 1999 में। 1977, 1980, 1989 में कांग्रेस यहां दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं सीपीआई-एमएल 2009-2014 में दूसरे स्थान पर रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा 2004 में दूसरे स्थान पर रही थी। यहां विधानसभा की 6 सीटें हैं, कोडरमा, बरकट्ठा, धनबाद, बगोदर, जमुआ और गांडेय। इस बार बीजेपी ने अन्नपूर्णा देवी को उम्मीदवार बनाया है। ये हाल में आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी। ये आरजेडी की तब प्रदेश अध्यक्ष थी। महागठबंधन में सीट बंटवारे के कारण यह सीट जेवीएम को मिली है। खुद पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी यहां से पार्टी प्रत्याशी है। मुकाबला बेहद टफ है। 2004 में बाबूलाल मरांडी बीजेपी से लड़े थे और उनको जीत भी प्राप्त हुई थी। 2009 में जेवीएम से वे फिर सांसद चुने गए थे। यहां सीपीआई से राजकुमार यादव भी मैदान में है। 2014 में बीजेपी और सीपीआई में कड़ी टक्कर रही थी। वहीं सीपीआई-एमएल 2009-2014 में दूसरे स्थान पर रही थी। 2009 में यहां जेवीएम के बाबूलाल मरांडी ने सीपीआई-एमएल ललिनवादी के राजकुमार यादव को हरा दिया था, जबकि सन 2014 में सीपीआई-एमएल ललिनवादी के राजकुमार यादव को बीजेपी के रविंद्र राय ने हराया था। तो डॉक्टर गोप, क्या लगता है आपको, यदि हम हजारीबाग की बात करें जहां त्रिकोणीय मुकाबला बहुत साफ साफ दिख रहा है, जयंत सिन्हा, गोपाल साहू और भुवनेश्वर मेहता, ऐसे में जयंत सिन्हा के लिए बहुत आसान सीट नजर नहीं आ रही है इस बार? बात है महागठबंधन में लेफ्ट को कोई स्थान नहीं दिया गया। भुवनेश्वर मेहता जी जो पूर्व सांसद रह चुके हैं सीपीआई के, तो उनको कोई महत्व नहीं दिया गया। ये महागठबंधन के लिए एक नुकसानदायक फैक्टर होगा। गोपाल साहू जी कांग्रेस से हैं और ये लेफ्ट से आपको पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता जी हैं। वोटों का बंटवारा इसमें हो जाएगा महागठबंधन का। इससे फायदा जो है जयंत सिन्हा जी को होगा। अदरवाइज हो सकता है कि इसमें से भुवनेश्वर मेहता जी कामयाब होने में सफल हों, यह भी हो सकता है। ये उनका गढ़ रहा है, जातीय समीकरण भी रहा है और वो अपनी पहचान रखते हैं। जी चंदन जी,
यदि हम बात करें कोडरमा की, और कोडरमा वो सीट है जहां दो बड़े दिग्गज आमने सामने हैं। बीजेपी से आरजेडी की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी थी, वो बीजेपी में ज्वाइन की अन्नपूर्णा देवी, और उन्हें टिकट मिला है। इधर सामने है जेवीएम के पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी, उनका भी अपना एक बड़ा कद है यदि हम झारखंड राजनीति की बात करें तो। ऐसे में कुछ भी कहना कितना आसान है और कितना टफ नजर आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि इस पे थोड़े हम लोगों को इतिहास में भी जाना चाहिए जी। 2004 का आप चुनाव देखें तो 2004 में वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें 14 सीटों में सिर्फ एक ही सीट जीती थी भाजपा, वो कोडरमा जीती थी। बिल्कुल। और वो बाबूलाल मांडी जो है उनको दुमका से लाके कोडरमा में बैठाया गया था कि आप यहाँ पे चुनाव लड़े। लेकिन 2 साल के बाद पार्टी से मतभेद के बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया, त्यागपत्र दिया, और 2006 में उन्होंने अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा अस्तित्व में लेकर आए। और 2006 में बाई इलेक्शन हुआ था, मुझे याद है कि मैं उस चुनाव को कवर करने गया था, तो वहां पे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रणव कुमार वर्मा उम्मीदवार बनाए गए थे, जिसमें तमाम भाजपा के बड़े स्टॉलवर्ड जितने बड़े नेता हैं प्रचार के लिए आए थे। दूसरी ओर मनोज कुमार यादव कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जिसमें सोनिया गांधी से लेकर लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान सारे लोग उनके पक्ष में प्रचार करने आए थे। और उस चुनाव में त्रिकोणात्मक संघर्ष में बाबूलाल मांडी निर्दलीय थे, एक तरह से कह सकते हैं जेवीएम का आविर्भाव हुआ था, और उस चुनाव में उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की थी। 2.25 लाख मार्जिन से उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराया था। फिर 2009 के चुनाव में जेवीएम से वो लड़े, फिर जीते। इस बार त्रिकोणात्मक मुकाबला है, और अन्नपूर्णा देवी जी को पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, उनको उतार दिया गया वहां से। अन्नपूर्णा जी कोडरमा की विधायक रही हैं और लोकप्रिय भी हैं, लेकिन पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी और असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में फर्क होता है, बहुत फर्क है। और ये जो 6 कंस्टिट्यूएंसी है असेंबली की, उसमें कितने दूर तक पैठ है। बीजेपी के कई विधायक भी हैं उसमें, लेकिन कहीं न कहीं एक बड़ा फैक्टर राजकुमार यादव भी हैं जो सीपीआई माले के हैं, और वो लगातार चुनाव लड़ते जा रहे हैं। और एक जातिगत समीकरण की जब हम बात करते हैं, विकास का मुद्दा अगर किनारे कर रहे हैं, तो जातिगत समीकरण में कहीं न कहीं राजकुमार यादव और अन्नपूर्णा देवी जो उसी जाति से आती हैं, उनके वोटों का बंटवारा तय है। वो एक मुश्त वोट किसी के पक्ष में जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। वहां 2 लाख के आसपास 2 लाख से ज्यादा यादव मतदाता है। एक और फैक्टर है, रविंद्र राय जी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और वहां पे आप धनवार या आसपास के इलाके देखें तो कोडरमा कंस्टिट्यूएंसी में जो भूमिहार जाति के हैं वो भी बड़े मतदाता हैं, 2.5 लाख 3 लाख उसकी आबादी है। और ये जो वोटर होंगे, तो ये जो वोटर अलग अलग जातियों के हैं, रविंद्र राय पूरा खुल के मैदान में नहीं है। आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री कार्यक्रम में वहां पर थे, लेकिन वह अन्नपूर्णा देवी के साथ घूम रहे हैं, ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा कंपेनिंग साथ हैं। इसलिए उनके अंदर की नाराजगी झलक रही है। उनके भाई ने इस्तीफा भी दे दिया पार्टी के सभी पदों से, किसान मोर्चा के थे। बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि एक दर्द है। रविंद्र राय वहां से सिटिंग एमपी थे और उनको टिकट न देकर अन्नपूर्णा देवी को पैरा ड्रॉपिंग कराया गया, और फिर इससे यदि वो दर्द के साथ नहीं जिए तो फिर कौन जिएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक उन्हें लग रहा था कि वही दावेदार होंगे, उन्हें उम्मीदवारी मिलेगी। बहरहाल नवीन, क्या लगता है आपको, हजारीबाग की यदि हम बात करें तो ये बड़ा ही दिलचस्प इस रूप में हो रहा है कि गोपाल साहू और भुवनेश्वर मेहता ये दोनों एक दूसरे को डैमेज करने की तैयारी कर चुके हैं, और ऐसे में ध्रुवीकरण वहां पर अक्सर देखा गया है हजारीबाग में, और जयंत सिन्हा के लिए कहीं न कहीं ये थोड़ा कंफर्ट जोन नजर आ रहा है इस वक्त। जी देखिए, थोड़ा हम पीछे लौटना चाहेंगे। जब महागठबंधन की यहाँ पर बुनियाद पड़ रही थी तो उस दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के भी लोग थे, माले के भी लोग थे, और यह बात बनी थी कि सारे जितने भी जो विपक्षी दल हैं वो एक साथ लड़ेंगे, एक प्लेटफॉर्म में लड़ेंगे और भाजपा का वो मुकाबला करेंगे। लेकिन अगर ये 4 सीटों की बात करें जो दूसरे चरण में जहां चुनाव हो रहे हैं, कोडरमा और हजारीबाग दोनों ही सीटों में अगर हम देखें तो लेफ्ट को तो इन्होंने किनारे छोड़ ही दिया था। दोनों ही स्थानों पर लेफ्ट के कैंडिडेट है, माले के कैंडिडेट है राजकुमार यादव जो कि सिटिंग एमएलए हैं, वो कोडरमा से हैं, वहीं भुवनेश्वर प्रसाद मेहता। हालांकि महागठबंधन की तरफ से यह से कहा गया था कि एक सीट अगर भुवनेश्वर प्रसाद मेहता लेते हैं हजारीबाग में तो निश्चित रूप से वो सीट छोड़ देंगे, लेकिन भुवनेश्वर प्रसाद मेहता अड़े रहे कि माले को वहां पर लेना था। तो जाहिर सी बात है, अंतिम समय में मात्र 4 दिन का समय बचा हुआ था, तब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी दिए थे। तो प्रत्याशी देने में एक तो कांग्रेस पिछड़ गई, दूसरी बात यह है कि जब ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो रहा है, एक तो भुवनेश्वर प्रसाद मेहता है, दूसरी ओर
गोपाल साहू है कांग्रेस के, तो जाहिर सी बात है जो विपक्ष का जो वोट है वो कहीं ना कहीं बट रहा है और उसका फायदा निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि जयंत सिन्हा जो कि बीजेपी के हैं उनको फायदा है, वो फिलहाल जो है उनकी स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। कोडरमा की अगर हम बात करें तो कोडरमा में भी कमोबेश वैसी ही स्थिति है। यादव, मुस्लिम और भूमिहार ये महत्वपूर्ण जो है, अगर समीकरण में हम देखें तो इनके वोट काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा मुस्लिम है, उसके बाद यादव आते हैं और उसके बाद भूमिहार का वोट है। तो जहां तक बाबूलाल की बात है या फिर राजकुमार यादव की बात है तो मुस्लिम वोट दोनों ही उस पर सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यादव मतदाता हैं वो बंटने वाले हैं। अन्नपूर्णा देवी यानी बीजेपी और राजकुमार यादव दोनों में ही वोट बटेंगे। ऐसे में कोयरी और कुशवाहा जो मत है वो काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। अब क्योंकि सीटिंग एमपी के रूप में रविंद्र राय को टिकट नहीं दिया गया तो जाहिर सी बात है नाराजगी भूमिहारों में काफी अधिक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो 14 सीटों की जो घोषणा हुई है एक भी ऐसा सीट नहीं है जहां पर कोई भूमिहार प्रत्याशी खड़ा हो, तो उसको लेकर भी इनमें अंदर अंदर नाराजगी है। ऐसे में बाबूलाल मरांडी की कोशिश ये है कि जैसे भी वो भूमिहार मतदाता को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे स्थिति में अगर कहा जाए तो वहां का कॉन्टेस्ट भी काफी महत्वपूर्ण है, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, लेकिन बाबूलाल मरांडी की स्थिति मजबूत थोड़ी दिखाई दे रही है इन तमाम समीकरण को देखते हुए। डॉक्टर गोप, तो ये माना जाए और ये तय भी है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है खूंटी के अलावा, खूंटी में आमने सामने का मुकाबला दिख रहा है, बाकी तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में त्रिकोणीय मुकाबला है और इसमें तीनों के लिए मुश्किलें फिर बढ़ गई है, चुनौतियां ज्यादा हो गई हैं। कोडरमा सीट की बात कर रहे थे उस क्रम में हम एक सेकंड बतलाना चाहेंगे कि चूंकि रविंद्र राय और को टिकट नहीं मिला, इसलिए राजधनवार इलाके में जहां भूमिहार बहुल क्षेत्र है और जहां रविंद्र राय जी की पकड़ है, रविंद्र राय जी और बाबूलाल मरांडी की पुरानी मित्रता भी है, देर आए दुरुस्त है, ठीक है, तो सारे भूमिहार मत अब इस बार जो है बाबूलाल मरांडी जी को मिलने जा रहा है, ये पक्की बात। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत धन्यवाद। दोस्ती निभाएंगे रविंद्र राय, आपने जैसा बताया। नवीन, आपका भी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद चंदन जी, आपका भी। डॉक्टर गोप, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो राजनीति है, उसकी अपनी चाल बड़ी टेढ़ी होती है। सामने जो मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आए तो उस मुस्कान के पीछे के रहस्य को भी समझना जरूरी होता है। और इसीलिए ये 4 सीट जो झारखंड की है, जहां 6 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं, वाकई बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये चारों प्रतिष्ठित सीट है और बीजेपी के लिए स्टेक पे लगा हुआ मामला है। ऐसे में मुकाबला कठिन है, चुनौतियां ज्यादा है। कौन बाजी मारेगा ये तो 23 मई को पता चलेगा। फिलहाल तस्वीर यही है। मतों के मंथन में इतना ही। नमस्कार।